Hello dear students, welcome to Pradis Institute of Education. So Pradis Institute जो आपके लिए लेकर आया है एग्जाम्पल सीरीज, उसके एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो एग्जाम्पल सीरीज है ये आपके 10th और 12th बोर्ड के जो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन है उनको फोकस करते हुए हम लोग ये एग्जाम्पल सीरीज यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा जो है जिसने जो किसी कारण से जो है पढ़ाई नहीं कर पाया था, या जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको रिवाइज करना होगा, या जिसको पूरा लेक्चर पूरे जो चैप्टर्स हैं फिर से एक बार पढ़ने हैं, उन सब बच्चों के लिए ये जो है एग्जाम्पल सीरीज बहुत बेस्ट ऑप्शन होने वाली है, क्योंकि इसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक सारे ही चैप्टर सारे ही सब्जेक्ट जो है कवर करने वाले हैं। तो हर एक बच्चा जो है जो CBSE बोर्ड के एग्जाम देने वाला है 10th और 12th के, वो ताकि एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, जिस वजह से ये जो एग्जाम्पल सीरीज है हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, एंड मेरा नाम है रोहित कटारिया। मैं आपको जो है 10th बोर्ड है उसकी जो मैथमेटिक्स है वो आप मेरे साथ इस एग्जाम्पल सीरीज में पढ़ रहे हैं। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, हम अभी जो सबसे पहले है रियल नंबर्स जो चैप्टर है हमने वो स्टार्ट किया था, और उसके 2 जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक जो ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो 2 चैप्टर पढ़ें, जो 2 वीडियोज़ हमने डाले हैं वो पढ़ें। उसमें हमने बहुत बेसिक से जो है रियल नंबर्स के बारे में बात की है, और आपके जो कंसेप्ट हैं बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से वो है क्लियर किए हैं। ठीक है, तो आज जो है हम इस चैप्टर के जो बाकी के टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए जो है हम इस तीसरे वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा, जिनने भी पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं रियल नंबर्स के वो जरूर देखें, तभी जो है इस लेक्चर में जो भी बातें होंगी वो आपको पूरी समझ में आने वाली है। ठीक है, एंड प्राडिस एजुकेशन जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, ये एक ई-लर्निंग एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में या फिर आईफोन के स्टोर पर भी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको जो क्लासेस हैं वो क्लासेस नर्सरी से लेकर 12th तक के सारे कोर्सेस पूरे साल के लिए अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप हमारा ये कोड यूज करते हैं pradis_10 तो आपको जो है काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। जो कोर्स हमारा 30,000 रुपीज़ का है वो अभी 9,999 रुपीज़ में आप पूरे साल भर के लिए अवेल कर सकते हैं। ओके, इस कोर्स में क्या क्या मिलता है आपको क्लासरूम वीडियोस मिलते हैं। ठीक है, हर टॉपिक के आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक उस वीडियो को आप देख सकते हैं। CD वीडियोस मिलते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन जब CD एनिमेशन के द्वारा उस कंसेप्ट को समझाया जाता है मेनली साइंस में, तो हमें काफ़ी अच्छे से जो है वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको, लेक्चर वीडियोस मिल रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे वीडियोस मिल रहे हैं। ठीक है, लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव लेक्चर्स के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे 1-on-1 टीचर बच्चे को देख सकता है, बच्चे टीचर को देख सकता है। वीडियो कॉलिंग के थ्रू यहाँ पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। चैट बॉक्स में जो है इतनी कन्वीनियंट नहीं होता है बच्चों के लिए जो है डाउट पूछना, डाउट के आंसर लेना, तो यहाँ पे जो है इस प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो चैट के थ्रू जो है कन्वर्सेशन टीचर और बच्चे के बीच में हो पाता है। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग जो 10th और 12th के लिए एग्जाम्पल सीरीज चला रहे हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे मेक श्योर करना है, आपको क्या करना है, ये सारे वीडियोस देखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी बुक्स हैं उनके फ्री सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा। आपने कंसेप्ट सीख लिया, आपको चेक करना है कि मेरी तैयारी पूरी है कि नहीं, आप प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हैं। वर्कशीट वगैरह भी मिलेगी जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल 100% परफेक्ट होने वाली है इस सीरीज के द्वारा।
ठीक है, जिसमें ये ऐप भी जो है आपकी हेल्प कर सकता है। साथ में आपको डाउट सेशन भी मिलते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो डाउट सेशन में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसी फैकल्टी से डाउट पूछ सकते हो जो आपको लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फैकल्टीज नहीं होती हैं, जो आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं वही फैकल्टी आपके डाउट भी अटेंड करते हैं। ओके, सो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर प्राइडिस एजुकेशन को आपने अभी तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जो भी नए वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी हम प्रेजेंट हैं, आप लोग यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रियल नंबर्स का तीसरा लेक्चर। ये कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले वीडियो में हमारे बाकी रह गए थे। ठीक है, तो आज हम उनको कवर करेंगे एंड कुछ एचसीएफ और एलसीएम की और भी हम एप्लीकेशन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं रिमाइंड करा दूं, पिछले लेक्चर में जो है हमने 2 एचसीएफ के क्वेश्चंस देखे थे कि एचसीएफ कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग एक एलसीएम का देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे देखेंगे, वहां पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एचसीएफ एलसीएम को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ रखा है। ठीक है, बहुत अच्छे से उस कंसेप्ट को हमने क्लियर किया है पिछले लेक्चर में। तो जिसको भी थोड़ा बहुत भी अभी एलसीएम एचसीएफ में डाउट है वो पिछला लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, ताकि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो आपके साथ मैच कर पाए, इसलिए आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों को क्या होता है, एक बार पढ़ने में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आती है। ठीक है, आप जब तक पढ़ें जब तक आपको एक एक चीज क्वेश्चन में जो पूछी गई है वो आपको माइंड में क्लियर ना हो जाए। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 35, 56 and 91, कोई एक नंबर है जो 35, 56 और 91 तीनों से उसको अगर डिवाइड करते हैं तो तीनों केस में जो रिमाइंडर है वो 7 बचता है। ठीक है, मान लो ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, यहां से बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, यहां कोई एक वो नंबर है जिस नंबर की बात की जा रही है। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो 35, 56, 91 तीनों से डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब तीनों से ये परफेक्टली डिविजिबल है। अगर इसको 35 से डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, 56 से डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, 91 से डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। लेकिन क्वेश्चन में जिस नंबर की बात की गई है, ये तो एक ऐसा वो पहला नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। नंबर लाइन में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पहला नंबर ऐसा है जो तीनों से डिवाइड होगा। लेकिन क्वेश्चन में जिस नंबर की बात की गई है वो नंबर कौन सा है जिसको इन तीनों से डिवाइड करने के बाद 7 रिमाइंडर भी बचाना है। इसका मतलब ये रहेगा, ये नंबर के बाद हम 7 डिजिट और आगे जाएंगे तो अगर इस प्लस 7 हम आगे गए और अगर इस नंबर को हम तीनों से डिवाइड करते हैं, इस नंबर को हम तीनों से डिवाइड करते हैं तो हमें 7 रिमाइंडर बचेगा और ये जो नंबर है ये तीनों से परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो मैं फिर से बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमें कोई एक नंबर ऐसा पता करना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 35 से भी, 56 से भी, 91 से भी। ठीक है, हमने मान लिया कि नंबर लाइन में हमारे पास बहुत आगे एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और एक और बात, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो तीनों से डिवाइड होंगे, ये हम एलसीएम में देख चुके हैं। लेकिन सबसे पहला वो नंबर ये है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, मान लिया ये नंबर हमें यहाँ पे मिला। ठीक है,
लेकिन जिस क्वेश्चन में जिस नंबर की बात की गई है उसमें हमें 7 रिमाइंडर भी बचाना है। इसका मतलब यह है कि इस नंबर से 7 नंबर और आगे वो नंबर है कि जो डिवाइड करने पे परफेक्टली डिवाइड होने के बाद 7 हमें रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, जैसे आपको छोटे नंबर्स की मैं बात करूं, अगर 5 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है जैसे कि 20, ठीक है, 5 से डिवाइड होने वाला एक नंबर है 20, लेकिन हमें अगर ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 4 रिमाइंडर भी बचे तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर 4 रिमाइंडर भी बचे ऐसा नंबर चाहिए होगा तो हम इससे 4 कदम और आगे जाएंगे तो हमें नंबर मिलेगा 24। अब अगर 24 को 5 से डिवाइड किया जाएगा, तो आंसर में आएगा क्वोशिएंट में 4 और रिमाइंडर यहां पे बचेगा कितना? 4। अब शायद बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रिमाइंडर अगर 4 चाहिए तो हमें जो नंबर है जो परफेक्टली डिविजिबल है उसमें 4 प्लस करना होगा। समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं फिर से ये बात बोलता हूं, अब मैं फिर से आपको ये समझाता हूं कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो हमें चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो तो उसमें अगर हम +7 कर देंगे तो हमें क्वेश्चन में दिया गया जो नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बताता हूं, हमें अगर ऐसा नंबर पहला मिल जाए जो 35, 56 एंड 91 इन तीनों से डिवाइड हो और उसमें अगर हम +7 कर दें लास्ट में तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब शायद बहुत अच्छे से ये चीज क्लैरिटी हो गई होगी कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी चीज पे जो है एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। ठीक है, उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। 3 हमें नंबर दिए गए हैं 35, 56 एंड 91। अब कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ पे कैसे पता करें कि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हमें दिया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को पूरा डिवाइड करता है, ठीक है, तो क्या नंबर वो इसका मल्टीपल नहीं होगा? ठीक है, जैसे कि अगर मैं 3 के मल्टीपल लिखूं 6, 9, 12, 15, ये हमने 3 के मल्टीपल लिखे। ठीक है, तो किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल लिखते हैं तो आगे जितने भी नंबर लिखे होते हैं वो 3 को पूरा डिवाइड करते हैं। मतलब 12 भी पूरा डिवाइड करता है, 9 भी पूरा डिवाइड करता है। मतलब अगर कोई ऐसा नंबर हमें चाहिए जो इसको पूरा डिवाइड करता है, मतलब ये पक्की बात है कि वो इन नंबरों के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, इसका जैसे हम मल्टीपल लिखें 35 का अगला मल्टीपल होगा हमारा 70, अगला हमारा मल्टीपल होगा 105, ठीक है, अगला हमारा मल्टीपल होगा 140 और इसी तरीके से बहुत आगे तक मल्टीपल बढ़ेंगे। ठीक है, 35, 70, 105, 140, ये हमारे 35 के मल्टीपल हुए। ठीक है, 56 के हम अगर मल्टीपल लिखें तो यहाँ पे हमारा आएगा अगला मल्टीपल 112, 56 ही दिया हुआ है ना। ठीक है, 56 का अगला मल्टीपल हमारा आया 112, अगला मल्टीपल आएगा हमारा 168। ठीक है, 56 इंटू 3 168। अगला जो मल्टीपल आएगा हमारा 224। ठीक है, 224 हमारा अगला मल्टीपल आया। ठीक है, इस तरीके से जो है ये मल्टीपल चलते जाएंगे। ठीक है, 91 के अगले मल्टीपल की मैं बात करूं 182 आएगा। ठीक है, अगला मल्टीपल 273 आएगा, अगला मल्टीपल 364 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चलते जाएंगे। ठीक है, यहां मल्टीपल चलते जाएंगे आगे, यहां आगे मल्टीपल चलते जाएंगे, ये मल्टीपल चलते जाएंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू जरूर आएगी जो इन तीनों के मल्टीपल में कॉमन हो। ठीक है, अगर कोई नंबर दिए गए हों और अगर उनके हम मल्टीपल लिखते जाएं तो हमें एक वैल्यू ऐसी आती है जहां पे सारे मल्टीपल्स बराबर होंगे। मतलब ऐसा एक नंबर जरूर आएगा जो 91 का भी मल्टीपल है, जो 56 का भी मल्टीपल है, जो 35 का भी मल्टीपल है। तो उन मल्टीपल्स को हमें देखना है और उसमें से जो सबसे लोएस्ट कॉमन होगा वो हमारा एलसीएम होता है। ठीक है,
अब ये नंबर निकालना कैसे है ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, यहाँ पे हम फिर से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था उसकी क्लैरिटी हमें बहुत अच्छे से हो गई कि हमें वो कौन सा नंबर चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए क्या 35, 56 और 91 का LCM। ठीक है, अब हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही LCM निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि वही हमारे अभी कोर्स में है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन को भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 91। ठीक है, इनको हमें इनके मल्टीपल्स में लिखना है। ठीक है, मल्टीपल्स में लिखना मैंने सभी को बताया था कैसे लिखते हैं। 35 को अगर हम लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 7 × 5, 7 5 से 35 होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। हम इसको 1 × 35 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको 2 × समथिंग लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। हम इसको 3 × समथिंग भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से चेक करते हैं तो हाँ 5 से हम इसको लिख सकते हैं, 5 × 7। ठीक है, 5 × 7 हमने लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या इसको 6 × समथिंग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 7 × समथिंग लिख सकते हैं, 7 × 5 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। हम कहां तक ये चीज चेक करते हैं, जहां तक ये दोनों वैल्यूज आसपास ना आ जाए। ठीक है, मतलब इसको हम या तो 1 × 35 लिख सकते हैं या 5 × 7 लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है जिसमें सारे फैक्टर्स जो हों वो प्राइम नंबर्स हों। ठीक है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। ये मैं जल्दी इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले लेक्चर्स में इन पे हमारी बहुत बात हो चुकी है। ठीक है, समझ में आया। तो हमने 35 को लिखा कितना, 5 × 7। इस तरीके से जो है फैक्टराइजेशन भी किसी नंबर के किए जा सकते हैं। हम और भी तरीके देखते हैं फैक्टराइज करने के। ठीक है, जैसे कि 56 लिखा। ठीक है, इसको हम चेक कर सकते हैं 1 × समथिंग, 2 × समथिंग, 3 × समथिंग, 4 × समथिंग, वो भी एक तरीका है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्टली नंबरों को तोड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, नंबरों को कैसे तोड़ते हैं मैं यहां बताता हूं। ठीक है, 56 आपको दिख रहा है। ठीक है, आपने अगर टेबल्स याद करी हुई हो तो आप उसमें देख सकते हो कि 56 किस किस का मल्टीपल होता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 56 को अगर आप तोड़ें। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे तोड़ना है तो आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड हो रहा हो तो 2 से डिवाइड करो, 3 से हो रहा हो तो वैसे करो। लेकिन यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 56 जो है वो 7 के टेबल में आता है, मतलब 8 7 सा 56 होता है या फिर 7 8 सा 56 होता है। ठीक है, अगर किसी को डायरेक्ट पता है तो पहले वो डायरेक्ट लिख दे। ठीक है, किसी को डायरेक्ट पता है तो वो डायरेक्ट लिख दे, किसी को नहीं पता है तो वो पहले 2 से डिवाइड करे फिर 3 से 4 से वैसे करें। ठीक है, यहाँ पे 8 7 से 56 होता है। 8 को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स में तोड़ते जाना है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ लिख सकते हैं 7। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि है 2 की पावर 3 × 7। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, 91 को हमें तोड़ना है। ठीक है, अब 91 को कैसे तोड़ें, एकदम से क्लिक नहीं होता है। ठीक है, एकदम से ये चीजें क्लिक नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, हम चेक करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें टेबल्स पता हो, ठीक है, अगर यहाँ हमें टेबल्स याद हो तो काफी इजी होता है नंबरों के हमें फैक्टराइजेशन करना। लेकिन नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, 91 लिखेंगे और फिर शुरू हो जाएंगे। 2 से करके देखेंगे, 3 से करके देखेंगे, 4 से, 5 से, 6 से, जहां तक अपन को नंबर पहुंचेगा वहां तक हम इसको करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता है तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं 91 जो है वो किसका मल्टीपल है, 7 के टेबल में 91 आता है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ऐसे देख सकते हैं 91 कितना है, 70 + 21। ऐसे हम इसको देख सकते हैं 70 + 21, 7 × 10, 7 × 3। ठीक है, मतलब 7 × 13 91 होता है। इस तरीके से तोड़ सकते हो क्या,
इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। तो अगर हम शुरू करते हुए जाते हैं, हम 2 से चेक करते, 3 से चेक करते, 4 से चेक करते, 5 से फिर चेक करते, फिर 6 से चेक करते और फिर 7 से चेक करते, तो हाँ 7 हमें वो नंबर मिल जाता है जिससे 91 डिविजिबल है। तो अगर हम 7 से डायरेक्ट डिविजिबल 91 है कि नहीं चेक कर पा रहे हो, एक वो तरीका है। दूसरा 7 से चेक करने का क्या तरीका है, 91 को लिख सकते हैं 70 और 21। हाँ 7 इससे भी डिविजिबल है, 7 इससे भी डिविजिबल है। तो हमारा नंबर क्या आया, 7 इंटू 13। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने पिछले वीडियोस के काफी कुछ चीजें डिस्कस कर दी। ठीक है, अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को, सारे नंबरों को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में क्या होगा, सारे के सारे प्राइम फैक्टर हमें लेने होंगे। मतलब इन फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे 5 है, 7 है, 2 है, 13 है, जितने भी नंबर्स हैं उन सब को हमें लेना होगा। ठीक है, सबको हम लेते हैं, मतलब 2 है यहाँ पे है, हम लेंगे। उसके बाद 5 हमें यहाँ दिख रहा है, हम लेंगे। उसके बाद 7 हमें यहाँ दिख रहा है, हम लेंगे। उसके बाद 13 भी हमें यहाँ दिख रहा है, हम वो भी लेंगे। ठीक है, सारे नंबर्स ले लिए, सारे फैक्टर्स हमने ले लिए। अब इन फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर है वो हम इसमें लेते हैं। हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर है 3। 5 की हाईएस्ट पावर मुझे दिख रही है सिर्फ 1। 7 की भी हाईएस्ट पावर है 1 और 13 की भी हाईएस्ट पावर है कितनी, 1। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो हमें उसमें भी थोड़ा सा शॉर्टकट लगाना है। ठीक है, कैसे, ये नंबर 13 इंटू 7 ऑलरेडी अपन को पता है कितना, ये दिया हुआ है 91, मतलब ये 91 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू 5, ये हो गया 8 इंटू 5, 8 5 जा 40 इंटू 40। समझ में आया, 91 इंटू 40, तो 91 इंटू 40, 91 को 4 टाइम्स कर लेते हैं। ठीक है, 91 को 4 टाइम्स कर लेते हैं। इसको भी इजीली कैसे करेंगे, पहले 90 को 4 टाइम्स कर लिया तो 360 हो गया। फिर यहाँ पे एक 1 बचा हुआ था, उसको एक 1 बचा हुआ था, उसको भी 4 टाइम्स किया तो हमने 4 आ गया। ठीक है, 360 होता है ये। तो क्या, तो कितना बचा, कितना हुआ, 364। 91 का 4 टाइम्स हुआ 364, तो 91 का 40 टाइम्स हुआ 3640। ठीक है, इस तरीके से हमने फटाफट सॉल्यूशन भी करना सीखा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 3640। ठीक है, किसी को अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, 91 जैसे हम बच्चों की तरह करते हैं, 91 इंटू 40, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन हमें आदत अब कैसी बना लेनी है, हमें कुछ डायरेक्ट सॉल्व करने की टेक्निक भी धीरे धीरे सीखते जानी है। ठीक है, क्योंकि हम अब बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे की क्लासेस में ये बहुत काम आने वाली है। तो हमारा आंसर आया 3640, और हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें आंसर में 3640 में +7 ऐड करना था, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, जिसको अगर 35 से डिवाइड करें तो 7 क्या होगा, रिमाइंडर। 56 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आएगा, 91 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन का ये जो आंसर है, क्योंकि 36 40 पहला वो नंबर है जो 35 56 91 तीनों से एक साथ डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में नंबर चाहिए था, क्योंकि हमें रिमाइंडर 7 चाहिए था, इसलिए 7 नंबर हमने और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमें अब 7 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें जो हमने एलसीएम यूज किया है, एलसीएम किस तरीके से हमें जो है मैथमेटिक्स में हेल्प करता है, वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ और रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, ओके, ये इसका आंसर है। ठीक है, स्कूल में अगर आता है तो इस तरीके से जो है आपको लिखना है, पूरा का पूरा सीधा लिख देना है। द रिक्वायर्ड नंबर इज डिटरमाइनिंग विद द हेल्प ऑफ एलसीएम ऑफ 35 56 एंड 91। ये हमने एलसीएम निकाला, 3640 एलसीएम आया, एंड 7 अगर रिमाइंडर चाहिए था तो हमने 3640 प्लस 7 रिमाइंडर ला दिया। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर हमारा आया 3647। ठीक है,
अब हमें देखनी है एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप आगे जाएंगे, ठीक है, आप ग्रेजुएशन के बाद जो है अपना जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं किसी भी तरीके के, तो वहाँ पे जो एप्टीट्यूड का पेपर होता है, मतलब वहाँ जो मैथ्स का पेपर होता है, उसमें एलसीएम एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा वहाँ लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। वो सिर्फ ये सीखते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, एचसीएफ निकालते कैसे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये सीख लेते हैं कि जहाँ भी हमें बड़ी वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो हम एलसीएम निकाल लेंगे, जहाँ हमें छोटी वैल्यू चाहिए हो आंसर में हम एचसीएफ निकाल लेंगे। सिर्फ इतना ही उन्हें आता है, लेकिन बेसिक से क्लैरिटी नहीं होने की वजह से क्वेश्चंस उन्हें समझ में नहीं आते एंड इनकी एप्लीकेशन भी समझ नहीं आती कि कहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होगी और कहाँ नहीं होगी। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में आगे जाके डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया जाएगा कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। आपको एक रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम दे दी जाती है, वहां आपको ऑब्जर्व करना है कि जो सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन में एचसीएफ निकालें कि एलसीएम निकालें। ठीक है, इसके लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और रियल लाइफ में सब लोग यूज भी करते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter, 63 meter long have to be divided into planks of the same length. ठीक है, what is the greatest possible length of each plank? How many planks are formed? ठीक है, प्लैंक्स आप ये समझ लो कि लकड़ी का बहुत बड़ा ऐसा लंबा जो प्लेट होती है, ठीक है, वुडन प्लेट होती है, ठीक है, उसके अगर टुकड़े कर देते हैं तो वो प्लैंक्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई एक मान लो एक फर्नीचर वाला है, ठीक है, फर्नीचर वो बनाता है, ठीक है, उसके पास 3 लकड़ी के टुकड़े हैं, एक है 42 मीटर का, ठीक है, एक है कुछ 49 मीटर का, ठीक है, एक है कुछ 63 मीटर का। ठीक है, ये 3 उसके पास लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, मान लो एक ऐसी रैक बनानी है लकड़ी की, ठीक है, जिसमें कुछ वो ऐसी रैक लगाएगा इक्वल लेंथ की। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। मान लो कोई एक फर्नीचर वाला है, वो इस तरीके की रैक बनाना चाहता है लकड़ी की। ठीक है, और रैक में जो ये प्लैंक है, ये हैं प्लैंक्स, मतलब जो बड़ी सी एक लकड़ी थी उसके टुकड़े कर करके उसने ऐसे लगाने हैं उसको। ठीक है, लेकिन वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरी लकड़ी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ठीक है, 0 वेस्ट के साथ जो है मैं ये सारी प्लैंक बना लूं। ठीक है, अब वो फर्नीचर वाला क्या करेगा, ठीक है, 42 मीटर का उसके पास लकड़ी है पूरी, 49 मीटर की लकड़ी है उसके पास, 63 मीटर की लकड़ी है, और वो इसके बराबर टुकड़े करना चाहता है, बराबर टुकड़े करके ये रैक बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी लकड़ी का बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। ठीक है, ये रही इसकी रियल लाइफ, जो हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में इन कंसेप्ट्स का यूज करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर वाला क्या सोचेगा कि यार मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मैं देखता हूं, एक काम करता हूं, मैं एक एक मीटर का टुकड़ा लगाता हूं। ठीक है, अगर मैं 1 मीटर का टुकड़ा लगाऊं तो इस वाली लकड़ी के हो जाएंगे 42 पार्ट्स, ठीक है, इस लकड़ी के हो जाएंगे 49 पार्ट्स, और इस लकड़ी के हो जाएंगे 63 पार्ट्स। ठीक है, कोई वेस्टेज नहीं हुआ मेरा, मैं ऐसे कर सकता हूं। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ रैक बनेंगी, मतलब ये जो कितनी लंबी रैक बनेगी, वो अगर आप काउंट करो तो कितनी बन रही है, 9 2 11, 11 और 3 14, 4 4 8, 9 6 15, मतलब 154, 154 ऐसे उसमें रोज आएंगी। 154 यार वो तो किसी काम की नहीं। अगर मेरे को 154 पे सामान रखना हो तो मेरे को वो सीढ़ी लगानी पड़ेगी उस पे सामान रखने के लिए। तो मतलब अगर 1 मीटर की अगर मैं रैक बनाऊं तो मुझे कोई मतलब कि वो रैक नहीं रहेगी। ठीक है, ये तो मैं फर्नीचर वाले की तरफ से सोच के बता रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये भी दिया गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। ठीक है, एंड हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। ठीक है भैया, मतलब हमने अभी तक ये निकाला कि हम 1 मीटर की जो है
लेंथ के टुकड़े लगा सकते हैं, तो मेरा कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। चलो एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं 2-2 मीटर के टुकड़े बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर मैं 2-2 मीटर का कोशिश करूं, ठीक है, यहां देखो, यहां मैंने क्या किया, मैं अब देखता हूं कि अगर मैं 2-2 मीटर का टुकड़ा बनाता हूं, क्योंकि 1 मीटर में अगर मैंने 1 मीटर का टुकड़ा बनाया तो 0 वेस्ट आ रहा है। मतलब अगर मुझे बिल्कुल वेस्ट करना ही नहीं है तो मैं 1 मीटर के टुकड़े बना सकता हूं। ठीक है, देखते हैं और कितने मेरे को लेंथ मिलती हैं जिन पे मेरा 0 वेस्ट हो। अगर मैं 2-2 मीटर के टुकड़े बनाऊं, अगर मैं 2-2 मीटर के टुकड़े बनाऊं तो यहां पे टोटल मेरे पास 21 नंबर्स होंगे और 0 वेस्ट होगा। ठीक है, 21 मीटर के मेरे 21 नंबर, मेरे 21 टुकड़े ऐसे मिलेंगे 2-2 मीटर के, जो टोटल 42 मीटर मेरे को कंप्लीट कर देंगे। इस वाली जो 49 मीटर की जो हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें हमें टोटल 24 नंबर मिलेंगे और 1 मीटर का वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 49 है, 48 मीटर के 2-2 टुकड़े करेंगे तो 24 नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन एक टुकड़ा 1 मीटर का रहेगा, तो वो 1 मीटर का तो यहाँ कोई काम आने नहीं वाला, तो वो उसका वेस्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं 2 मीटर की बात करूं, अगर मैं 2 मीटर की बात करूं तो यहाँ पे उसको 31 नंबर ऑफ टुकड़े मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ भी 1 मीटर का उसको वेस्ट हो रहा है। वो चाहता है कि मैं वेस्ट बिल्कुल ना करूं। ठीक है, कोई भी अपनी जो रॉ मटेरियल है उसको वेस्ट क्यों करेगा। ठीक है, तो वो भी यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो चलो भैया 2 मीटर का तो हमारे पास ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 मीटर में हमें वेस्ट हो रहा है। ठीक है, फर्नीचर वाले सच में इस कंसेप्ट का यूज करते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन अगर उन्हें आप बता दो ना कि यार अंकल आप एससीएफ ही निकाल लिया करो, तो वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि तुरंत उसका काम हो जाएगा, उसको ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार उसको चेक नहीं करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, 3 मीटर के टुकड़े लेते हैं, 3 मीटर के टुकड़े लेते हैं। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, 14 नंबर बनेंगे, 0 वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 वेस्ट। इसमें देखते हैं, इसमें 16 नंबर के पीस आएंगे, लेकिन इसमें भी 1 मीटर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट हो रहा है, मतलब कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 3 मीटर का अगर टुकड़ा करते हैं तो 21 मीटर हो जाएगा, 0 वेस्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ भी हमें वेस्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से सोचना है कि यहाँ पे हमारा हमने अभी 3 मीटर का ले लिया तो भी हमारा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, 4-4 मीटर का लेते हैं, तो यहाँ अगर 4 मीटर का लेते हैं तो 10 टुकड़े बने प्लस 2 मीटर का वेस्ट हो गया, वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 4-4 का करते हैं तो यहाँ पे हमारे 12 टुकड़े बने प्लस यहाँ भी 1 मीटर का वेस्ट हो गया। यहाँ पे करें तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि 3 मीटर का वेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि 60 मीटर का यूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4-4 मीटर का टुकड़ा करें तो भी वेस्ट हो रहा है, 5-5 मीटर का टुकड़ा करें तो भी यहाँ 40 मीटर तक का यूज हो जाएगा, 2 मीटर वेस्ट हो जाएगा। 6-6 मीटर का अगर यूज करें तो यहाँ पे 6 मीटर का पूरा यूज हो जाएगा, यहाँ पे हमें 1 मीटर का वेस्ट हो जाएगा, यहाँ हमें 3 मीटर का वेस्ट हो जाएगा। 7-7 मीटर के अगर टुकड़े बनाते हैं तो चलो ऐसा करते हैं, 7 मीटर के अगर हमने टुकड़े बनाए, 7 मीटर के हमने अगर टुकड़े बनाए 7-7 मीटर के, तो यहाँ हमारे 6 नंबर बने प्लस 0 वेस्ट हुआ। यहाँ हमारे 7 टुकड़े बने, 7 रैक बनेंगी, 0 वेस्ट होगा। यहाँ पे हमारा 9 रैक बनेंगी और 0 टुकड़े हो जाएंगे। ओ माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूं, मतलब मुझे वो लेंथ मिल गई है जहां पे 0 वेस्ट हो जाए। ठीक है, 0 वेस्ट हो जाए और मेरी जो रैक बन जाए। ठीक है, तो मतलब मेरे को कितनी रैक बनानी है, 7 मीटर की 9 और 7 16 और 6 22 रैक बनानी है मुझे। 7 मीटर की 22 रैक बनानी है, तो मेरी लकड़ी का पूरा यूज हो जाएगा और कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से एक फर्नीचर वाला सोचता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल का बच्चा क्या सोचता है, उसको पता है कि भैया अगर ऐसा ही करना था तो इतनी देर से आपने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया।
ठीक है। अगर आपको सबसे पहले 3 लेंथ दी गई हैं, ठीक है, 3 लेंथ दी गई हैं 42, 49 और 63, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आप किस किस पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मतलब 42 में अगर आपको 0 वेस्ट करना है तो कितने मीटर का आप टुकड़ा कर सकते हो, मतलब 42 के आप कितने फैक्टर्स निकाल सकते हो, 42 के आप क्या फैक्टर्स निकाल सकते हो, कितने लेंथ का इक्वल जो है टुकड़े बना सकते हो, वही उसके फैक्टर होंगे। मतलब कितनी लेंथ का आप 42 मीटर बना सकते हो, मतलब 42 के हमें फैक्टर्स निकालना है। समझ में आई ये बात? मतलब 42 को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। किस वे में 42 को आप पूरा डिवाइड कर सकते हो कि 0 वेस्ट हो, मतलब बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो हम यहां पे चेक करते हैं कि 42 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे चेक करते हैं 42 का क्या क्या फैक्टर था, ठीक है। सबसे पहले वही तरीका, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 42, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 21, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 14, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू समथिंग, बिल्कुल नहीं लिख सकते। 5 इंटू समथिंग, बिल्कुल नहीं लिख सकते। 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 लिख सकते हैं। मतलब 42 में अगर 0 वेस्ट करना हो तो या तो आप 1 मीटर का बना दो, या आप 42 मीटर का बना दो, या आप 2 मीटर के टुकड़े करो, या 3 मीटर के करो, या 6 मीटर के करो, या 7 मीटर के करो, या 14 मीटर के करो, या 21 मीटर के करो। ये आपके पास ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन हमने लिख लिए, 1 2 3 6 7 14 21 42। मतलब ये सारे आपके पास ऑप्शन है 42 में कि आप अगर टुकड़े करना चाहो तो अगर इतने नंबर के पार्ट, इतने लेंथ के पार्ट्स बनाओगे तो आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। कि अगर 42 मीटर का बना दिया तो पूरी लकड़ी यूज हो गई, 21 मीटर का बना दिया तो पूरी यूज हो जाएगी, 2 टुकड़े बनेंगे। 14 मीटर में 3 टुकड़े हो जाएंगे। अगर 7 रखोगे तो 6 टुकड़े हो जाएंगे, 6 मीटर रखोगे 7 टुकड़े हो जाएंगे, 3 मीटर रखोगे तो उस हिसाब से हमारा चलता जाएगा, ठीक है। अभी जैसे हमने 42 का देखा वैसे ही हम किसका देखेंगे, 49 का देखेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 49 के हम वैसे ही अगर फैक्टर देखना चाहें तो ये 7 का स्क्वायर होता है, मतलब 7 इंटू 7, ठीक है। मतलब 49 वाला जो पार्ट है उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है। या तो आप उसके 7 उसमें डिवाइड कर दो, 7 मीटर में एक टुकड़ा डिवाइड कर दो, या फिर आपको पूरा 49 मीटर का टुकड़ा लेना पड़ेगा। इसके अलावा 49 को ब्रेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई और ऑप्शन आप लेते हो तो इसमें आपको वेस्ट हो गई होगा, ठीक है। और साथ में अगर जैसे मैंने पहले बताया था 1 मीटर का अगर आप टुकड़ा लेते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कितने, ये फैक्टर्स क्या क्या आए अपने पास, 1 आया, 7 आया, 49 आया। इसी तरीके के 63 के अगर आप फैक्टर देखते हो तो ये आपका क्या होता है, 9 इंटू 7, 9 7 जा 63, ठीक है, होता है ऐसा। तो 9 इंटू 7 कर लो, या फिर अगर और इसके फैक्टर्स देखने हो तो आप शुरू कर सकते हो। आप 63 को लिख सकते हो 1 इंटू समथिंग 63, 2 इंटू समथिंग नहीं लिख सकते, 3 इंटू 21 आप लिख सकते हो, ठीक है। 4 इंटू समथिंग नहीं कर सकते, 5 इंटू समथिंग नहीं कर सकते, 6 इंटू समथिंग भी नहीं कर सकते। उसके बाद आप 7 इंटू 9 कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों नंबर पास आ गए तो ये आपके फैक्टर्स हुए। क्या क्या फैक्टर्स हुए आपके इसमें, 1 3 7 9 21 63। मतलब 63 की बड़ी सी लकड़ी को आपको अगर बराबर हिस्से में डिवाइड करना है तो आपके पास इतने ऑप्शन है कि आप या तो 1 मीटर के टुकड़े करो, या 3 मीटर के करो, या 7 मीटर के करो, या 9, या फिर 21, या फिर पूरी की पूरी 63 मीटर्स का आप जो आपको बनाना है बना। अब
क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में तो ये बोला है भैया कि अगर 42 को जिस लेंथ पे काटा जाए उसी लेंथ पे 49 भी कटेगा, उसी लेंथ पे 63 भी कटेगा। मतलब इन 42 के जो फैक्टर्स हैं, 49 के जो फैक्टर्स हैं, 63 के जो फैक्टर्स हैं, उनमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है जीरो वेस्ट का। उसमें भी क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हमें निकालना है। मतलब इन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो कॉमन होगा, वो हमारा आंसर होना चाहिए। उस लेंथ की जो है हम वो रैक बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको पॉसिबल ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन आप देख लो। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप वन को चूज कर लो। ठीक है, लेकिन वन में मैंने आपको दिक्कत बताई, क्या दिक्कत आने वाली है, तो क्वेश्चन ने वैसे ही हमें मना कर दिया कि नहीं, हमें तो सबसे बड़ी लेंथ चाहिए। 2 को चेक करो, 2 इसमें नहीं है, ऑप्शन कैंसिल आउट। 3 भी इसमें नहीं है, ऑप्शन कैंसिल आउट। 6 भी नहीं है, तीनों में कैंसिल आउट। 7 एक नंबर ऐसा है जो तीनों में अवेलेबल है। 7 जो नंबर है वो तीनों में अवेलेबल है। 14 का ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन 14 का यहां नहीं हो सकता, 14 का यहां भी नहीं होगा, 21 का भी कहीं और नहीं होगा, 42 का भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते, 49 कहीं और नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे नंबर चेक हो चुके हैं। मतलब एक तो नंबर है कि आप 1-1 मीटर की बना दो, दूसरी चीज है कि आप 7-7 मीटर के टुकड़े बना दो। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर के अगर आप टुकड़े करोगे तो ये सबसे बड़ा नंबर है, जो इसको भी बराबर बराबर टुकड़े करेगा, 49 के भी बराबर टुकड़े करेगा, 63 के भी बराबर टुकड़े करेगा। मतलब टोटल जो रैक बनेगी उसमें कोई वेस्ट नहीं होगा अगर 7-7 मीटर की वो एक रैक बने। ठीक है, दूसरी चीज उसने क्या पूछी हमसे, दूसरी चीज उसने हमसे क्या पूछी कि कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स बनेंगे। ठीक है, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, ये हमें पूछा। तो अगर 7 मीटर का एक टुकड़ा है तो 42 के कितनी प्लैंक बनेंगे, 6। 49 का है अगर तो 7, और अगर 63 का है तो 9। समझ में आई ये बात। अगर 7 मीटर का एक टुकड़ा है, 42 मीटर टोटल लकड़ी है, तो कितने टुकड़े बने, 42/7 6। अगर 7 मीटर का एक टुकड़ा है, 49 मीटर की पूरी लकड़ी है, तो 7 × 7 49, मतलब 7 टुकड़े होंगे। 63/7 = 9। इसी तरीके से 63 वाली लकड़ी के 9 टुकड़े होंगे। तो टोटल कितना हो गया, 9 7 16 और 6 22 टुकड़े होंगे 7 मीटर के। तो हमें वो नंबर ऑफ लेंथ मिल जाएगी और नंबर ऑफ रैक्स कितनी आएगी वो मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में सॉल्व किया। मैंने अलग अलग तरीके से सॉल्व करके बताया कि किस तरीके से, या तो आप डायरेक्ट HCF निकालो वैसे सॉल्व कर सकते हो, या आप इनके कॉमन फैक्टर्स निकालो वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और या तो जो मैंने एकदम पहला मेथड बताया उस तरीके से देख सकते हो कि 1-1 मीटर का करें, फिर 2-2 मीटर से चेक किया, फिर 3-3 मीटर से वेस्ट चेक किया, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत डीप में समझाने का मतलब यही है कि आपको समझ में आए कि HCF वाकई में कहाँ यूज होता है, कहाँ हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब ये तो हुई क्वेश्चन की पूरी क्लैरिटी। स्कूल में अगर आता है तो आपको ये बात तो समझ में आ गई क्वेश्चन देख के कि आपको जो है इसका HCF निकालना है। आप HCF निकाल दोगे और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको 22 नंबर्स और 7 मीटर उसकी लेंथ ये दिख गई। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively. In 30 hours, how many times do they toll? ठीक है भैया, ठीक है, कुछ बेल हमें दी गई हैं। ठीक है, जो एक बेल है वो 2 मीटर पे बजती है, अगली वाली 4 मीटर पे बजती है, उसके बाद 1 मिनट। एक जो बेल है वो 2 मीटर, अगली वाली मिनट, 4 मिनट पे बजेगी, ये 6 मिनट पे बजेगी, ये 8 मिनट पे बजेगी, ये 10 मिनट पे बजेगी और ये 12 मिनट पे बजेगी। ठीक है, मतलब हर 2 मिनट में ये बजेगी, हर 4 मिनट में ये बजेगी, हर 6 मिनट में ये बजेगी, हर 8 मिनट में ये, हर 10 मिनट में ये, हर 12 मिनट में ये बजेगी। ठीक है, उसने बोला है कि 30 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा जब ये एक साथ बजे। ठीक है,
मतलब हमें ये निकालना है सबसे पहले, तो ये एक साथ कब कब बजेंगी। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो बेल है सबसे पहले 2 मिनट शुरू में बजी, उसके बाद दूसरे मिनट पे बजेगी, उसके बाद ये चौथे मिनट पे बजेगी, उसके बाद ये छठे मिनट पे बजेगी, फिर 8वें मिनट पे बजेगी, फिर 10, 12, फिर 14, उसके बाद ये 16, 18, 20, 22वें मिनट, ऐसे 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 ये पूरे 30 घंटे तक बजेगी। ये वाली जो बेल है ये पहले 4 पे बजेगी, फिर 8 पे बजेगी, फिर 12 पे बजेगी, फिर ये 16वें मिनट पे बजेगी, फिर ये 20वें मिनट पे बजेगी, फिर ये ऐसे आगे बजेगी। अगली जो बेल है वो 6 मिनट पे बजेगी, फिर ये 12 मिनट पे बजेगी, फिर ये 18 मिनट पे बजेगी, क्योंकि ये हर 6 मिनट में बज रही है, तो आगे जाके ये 24 मिनट पे बजेगी। ये तीसरी जो बेल, चौथी जो बेल है ये पहले तो 8वें मिनट पे बजेगी, फिर यहाँ पे ये 16वें मिनट में भी बजेगी, फिर यहाँ आगे ये 24 पे बजेगी। ठीक है, इस तरीके से ये वाली जो बेल है ये 10 मिनट पे बजेगी, फिर ये 20 मिनट पे बजेगी, इसी तरीके से आगे 30, 40, 50 ऐसे बजेगी। ये 12 वाली बेल जो है ये 12वें मिनट पे बजेगी, फिर ये ऐसे ही जाके 24वें मिनट पे बजेगी और इस तरीके से बजेगी। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये जो बेल्स बजने का पैटर्न है ये जिस मिनट पे बज रही है, मतलब 2 के मल्टीपल्स पे ये बज रही है। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स पे ये बज रही है। ये वाली बेल 4 के मल्टीपल पे बज रही है, 4, 8, 12, 16, 20। ये वाली बेल 6 के मल्टीपल पे बज रही है, 6, 12, 18, 6 के मल्टीपल पे बज रही है। ये वाली बेल 8 के मल्टीपल पे बज रही है, ये वाली 10 के मल्टीपल पे बज रही है, ये वाली 12 के मल्टीपल पे बज रही है। ठीक है, समझ में आया? ये मल्टीपल आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये बेल बजती जा रही है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, मतलब ये जो बेल्स हैं ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, कितनी बार ये एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि ये एक साथ कब बजेंगी। समझ में आया? कितनी बार बजेंगी ये तो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम देख लें कि ये एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, चलो एक साथ कब बजेंगी हम कैसे चेक करेंगे? ये बेल 2 के मल्टीपल पे बज रही है, ये 4 के मल्टीपल पे, ये 6 के मल्टीपल पे, यहाँ 8 का मल्टीपल, यहाँ 10 का मल्टीपल, यहाँ 12 का मल्टीपल, मतलब यहाँ मल्टीपल जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो मतलब ये सारे जितने भी मल्टीपल्स हैं हमें क्या करना होगा? हमें एक वैल्यू ऐसी चाहिए होगी, हमें एक वैल्यू ऐसी चाहिए होगी जो सभी का मल्टीपल हो, मतलब वो वैल्यू जो है जो सभी का मल्टीपल है, मतलब वहां पे सारी बेल एक साथ बज रही होंगी। समझ में आया स्टेटमेंट? ये जो बेल है इसके मल्टीपल पे बज रही हैं। ठीक है, और हमें अगर सारी बेल एक साथ बजानी है, सारी बेल एक साथ बजानी है, तो वो जो मिनट है, मतलब वो मिनट इन सभी मल्टीपल में आना चाहिए, मतलब वो जो मिनट है इन सभी मल्टीपल में कॉमन होना चाहिए। समझ में आया? अगर ये बेल जो है ये अपने अपने मल्टीपल पे बज रही हैं, मतलब ये जो 2 मिनट वाली बेल है वो अपने 2 मिनट के मल्टीपल पे बज रही है, ये 8 मिनट वाली बेल है तो अपने 8 मिनट के मल्टीपल पे बज रही है, मतलब अगर इन सारी बेलों को एक साथ बजना है तो इनका जो मल्टीपल है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन मतलब देखो 2, 4 और 8, ये देखो ये है 2 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल। तो 8वें मिनट पे ये 2 वाली बेल, 4 वाली बेल और 8 वाली बेल, ये तीनों बेल एक साथ बजेंगी 8वें मिनट पे। ऐसे ही कोई ना कोई एक नंबर, जैसे 12 को देखो, ये जो 12 है इसको देखो, ये 12 को देखो रेड कलर में, 12वें मिनट पे 4 बेल एक साथ बज रही है, मतलब कौन कौन सी? एक ये 2 वाली, एक ये 4 वाली, ये 6 वाली और 12 वाली, मतलब 2, 4, 6 और 12 का कॉमन मल्टीपल है 12, इसलिए 12वें मिनट पे 2, 4, 6 और 12 एक साथ बजी। अगर हमें ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल मिल जाए जो इन सभी का कॉमन मल्टीपल होगा तो उस टाइम पे सारी बेल एक साथ बजेंगी।
समझ में आ गया? हमें ऐसा इन सब का कॉमन मल्टीपल निकालना है। सबसे पहला ऐसा कॉमन मल्टीपल निकालना है जिसपे वो बेल एक साथ बजेंगी, तो हमें सबसे पहला इंस्टेंस वो मिल जाएगा जिसपे ये बेल एक साथ बजेंगी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान से देखो, ठीक है, जैसे जैसे इस चीज को ध्यान दो, ये देखो यहां लिखता हूं मैं, ये जो 8 8 8 कॉमन आ रहा है, मतलब 2 वाली और 4 वाली और 8 वाली, ये जो बेल है जो हर दूसरे, चौथे और 8वें मिनट पे बज रही है, वो यहां पे एक साथ बजी। कब एक साथ बजी? 8वें मिनट पे एक साथ बजी। अब ये दूसरा इंटरवल कब आएगा? जब ये 2 3 2 यहां जो जितनी भी बेल है, ये जो दूसरे, चौथे और 8वें मिनट की बेल है, ये एक साथ बजेगी। ये इंटरवल कब आएगा? जस्ट इसका अगला मल्टीपल, मतलब 8 का अगला मल्टीपल 16। 16 पे देखो ये 3 बेल वापस से एक साथ बज रही हैं, मतलब ये वही बेल है, 2 वाली, 4 वाली और 8 वाली। अगर आप चेक करो तो ये 8 वाली है, ये 2 वाली, ये 4 वाली है और ये 2 वाली है। मतलब सबसे पहले ये 8वें मिनट पे एक साथ बजी, उसके बाद 8 के अब मल्टीपल पे ये एक साथ बजेगी। मतलब ये तीनों बेल 8 पे एक साथ बजी, अब ये तीनों बेल 16 पे एक साथ बजेगी, और अब ये तीनों बेल 24 पे एक साथ बजेगी। मतलब सबसे पहले तो ये जो तीनों बेल थी ये अपने कॉमन मल्टीपल पे एक साथ बजी, फिर कॉमन मल्टीपल के मल्टीपल पे ये एक साथ बजेंगी। समझ में आया? इसी तरीके से इन सभी बेल का एक कॉमन मल्टीपल आया जहां पे ये पहली बार एक साथ बजेंगी, फिर उस कॉमन मल्टीपल के मल्टीपल पे ये अगली बार वापस से साथ बजेंगी। समझ में आया? ठीक है, अभी के लिए ये समझो कि इनका एक कॉमन मल्टीपल आएगा जिस पे ये एक साथ बजेगी, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हमें इसका जो है एलसीएम लेना है। ठीक है, हमें इसका एलसीएम लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है जहां पे ये बेल्स एक साथ बचेंगी। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे और हमें वो टाइम मिल जाएगा जहां पे ये बेल एक साथ बजेंगी सारी। ठीक है, ठीक है, तो चलो एलसीएम निकालते हैं। 2 का फैक्टराइजेशन किया हमने 2, 4 का हमने फैक्टराइजेशन किया 2 की पावर 2, 6 का हमने फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 8 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 की पावर 3। 10 का हम करते हैं 2 इंटू 5। उसके बाद यही हम 12 का भी कर देते हैं। 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, 6 को फर्दर 2 इंटू 3 रख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इनका अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए हमें डायरेक्टली क्या करना है, सारे फैक्टर्स रख देने हैं। 2 हमें दिख रहा है, 3 हमें दिख रहा है और 5 हमें दिख रहा है। ठीक है, अब इनकी जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर है वो हम रख देंगे। 2 की ग्रेटेस्ट पावर है हमारे पास 3, 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 3, हमने रख दी। 3 की तो सिंगल एक ही पावर है, यहाँ पे एक ही पावर है, यहाँ पे तो एक ही पावर आएगी। 5 की भी हमारे पास एक ही पावर है तो एक ही पावर आएगी। ठीक है, अब देखो कितना हुआ, 2 की पावर 3 8 इंटू 5 3 ज़ा 15। ठीक है, या फिर 8 इंटू 3 इंटू 5 लिखा, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 5 कितना हुआ 120। ठीक है, मतलब 120वें मिनट पे ये बेल सारी एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगर आपको फंडामेंटली चेक करना हो तो मैंने जो पिछली टेबल बनाई थी उसको 120 तक अगर आप खींचोगे, उन सभी बेल को अगर 120 तक खींचोगे तो 120 एक पहला ऐसा नंबर मिल जाएगा जहां पे वो सारी की सारी एक साथ बजेंगी। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो अब 120 के मल्टीपल पे वो एक साथ बजेंगी। मतलब 100 पहले तो वो 0 पे एक साथ बजी क्योंकि वो सारी एक साथ शुरू हुई। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू में बज गई, फिर 120वें मिनट पे बजेंगी, फिर अगली बार वो 240वें मिनट पे बजेंगी, फिर अगली बार वो 360वें मिनट पे एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो मतलब कॉमन मल्टीपल्स जो हैं, ठीक है, एक तो हमें बात पता है कि कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में आया 120। एक बात और
कंसेप्ट यही है कि अगला जो कॉमन मल्टीपल होता है वो एलसीएम का ही मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां प्रूव करके दिखाऊं, जैसे ये है 2 और ये है 3, इनके अगर हम मल्टीपल लिखें तो 2 का हम मल्टीपल लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 10, 12, फिर यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है, यहाँ 24, यहाँ 26, 28, 30, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 2 का मल्टीपल, यहाँ मैं लिखता हूँ 3 के मल्टीपल, ठीक है। 3 के मल्टीपल लिखे मैंने 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और ये 30, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा इन दोनों का, 2 × 3 कितना हुआ 6, ठीक है। 6 इनका एलसीएम है, ये हमने चेक कर लिया पहले ही। अब हम इसमें देखते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे पहले अगर यहां देखें तो 6 यहां पे भी है। कॉमन मल्टीपल की बात करें तो 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 12 यहां पर भी है, 12 यहां पर भी है, ठीक है। 15 वहां नहीं होगा, 18 वहां पे होगा, ये 18 है, ठीक है। 21 वहां पे नहीं होगा, 24 वहां पे होगा, ये 24 है। 27 नहीं होगा, 30 है वहां पे, तो ये 30 है, ठीक है। तो हम अगर कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो ये है 6, यहां हमने देख लिया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनका क्या है 6। लेकिन अब अगर कॉमन मल्टीपल्स की बात करा जाए तो वो एलसीएम का ही मल्टीपल होगा, मतलब कॉमन जो अब मल्टीपल है वो 6 के मल्टीपल है, मतलब अगला जो कॉमन मल्टीपल है वो 12, क्या वो 6 का मल्टीपल है? 6 का अगला मल्टीपल 12, फिर 6 का अगला मल्टीपल 18, क्या 18 है? फिर अगला मल्टीपल 24, तो क्या 24 है? फिर 6 का अगला मल्टीपल 30, क्या 30 है? इस तरीके से जो कॉमन मल्टीपल अब निकलेंगे वो इसी के एलसीएम के ही मल्टीपल होते हैं। समझ में आई बात? ये स्टेटमेंट समझ में आया कि जो एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन कॉमन मल्टीपल उसके बाद जितने भी आते हैं वो एलसीएम के ही मल्टीपल्स होते हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो हम अभी इस क्वेश्चन पे थे और हमने ये देखा कि 120 एक ऐसा मिनट है, इन सबका जो एलसीएम आया वो 120 मिनट, 120 मिनट पे वो बेल वापस से एक साथ बजेंगी, मतलब 120 मिनट का मतलब हुआ कि 2 घंटे में वो बेल एक साथ बजेंगी। ये बात समझ में आई? 2 घंटे में एक साथ बजेंगी, मतलब हर 2 घंटे में अब वो एक साथ बजेगी, मतलब पहले वो 2 घंटे में बची, फिर इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल के मल्टीपल में वो एक साथ बजेंगी, मतलब 4 घंटे में अब वो एक साथ बजेगी, फिर 6 घंटे में एक साथ बजेगी, ठीक है। तो इस तरीके से 30 घंटे में वो कितनी बार बजेगी? हर 2 घंटे में बज रही है तो 30 घंटे में वो कितनी बार बजेगी? 15 बार बजेगी। समझ में आया? हर 2 घंटे में अगर कोई बेल बज रही हैं, टोटल अगर 30 घंटे हैं तो वो टोटल कितनी बार बजेंगी? 30 घंटे अपॉन 2, तो 2 घंटे में वो एक बार बज रही है, टोटल 30 घंटे में कितनी बार बजेगी? 30 घंटे अपॉन 2, तो 15 बार। ये तो वो नंबर्स आए जब टाइम स्टार्ट हुआ, तो कितनी बार बजेगी? 15 बार। लेकिन टाइम स्टार्ट होते से ही वो एक बार बज चुकी है, तो टोटल कितनी बार बजेगी? 16 बार। ये बात समझ में आई? 15 तो वो वैल्यू निकली, जैसे पहली बेल कब बजी? 120वें मिनट पे, अगली बेल कब बजेगी? 240वें मिनट पे, तो यहां से शुरू करके जो है 15 बार बजेगी। 120वें मिनट से शुरू होके जो है वो बेल 15 बार बजेंगी, लेकिन एक बार वो 0 मिनट पे भी बज चुकी है, तो टोटल 15 + 1 टाइम्स वो बेल बजेगी। समझ में आया? ठीक है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और लाइफ लॉन्ग आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में जो ये कंसेप्ट हैं ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, सो अब इसका सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, किताबों में सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिलता है, वो आप देख लो।
ये 16 टाइम्स जो है बेल बज रही है। किताबों में डायरेक्ट लिखा होता है ये +1, ठीक है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता ये +1 कहाँ से आया। इस तरीके से अगर आप समझोगे तो कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा हो आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है, ठीक है। इस तरीके से स्कूल में आप इसको आंसर करोगे। चलो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, शुरू में जो फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने कुछ नंबर्स की बात की थी, वहां पे हमने रैशनल और इर्रेशनल पे ज्यादा बात नहीं की थी, ठीक है। वो इसीलिए नहीं की थी क्योंकि हम यहाँ पे उसको करने वाले हैं, ठीक है। जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनकी जो इर्रेशनलिटी होती है वो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब नंबर आ गए हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर, तो हम उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम उनको P/Q के फॉर्म में लिखने में एबल होते हैं, वो नंबर होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। जहां पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है, Q 0 हो जाएगा तो P/0 अनडिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। जहां पे P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे किसी भी वैल्यू को अगर आप इंटीजर अपॉन इंटीजर लिख पा रहे हो तो वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल सा नंबर है 3, क्या रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, 3/1 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। किसी भी नंबर को अगर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब वहीं दूसरी चीज, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे P और Q इंटीजर हो, ठीक है। जैसे कि ये नंबर्स हो गए √2, √3, √5, ठीक है। अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो वो इर्रेशनल होता है, ठीक है। √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? P/Q के फॉर्म में, जहां ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो। कितना भी आप मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कुछ भी कर लें, √2 को आप इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं लिख सकते, ठीक है। जिस नंबर को हम इंटीजर अपॉन इंटीजर लिख सकते हैं वो सारे हमारे रैशनल नंबर हैं, और जिनको हम नहीं लिख सकते वो सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इर्रेशनल नंबर्स दे दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ बात कर लेते हैं, ये देखो, रैशनल नंबर में अगर इर्रेशनल को प्लस किया जाए तो एक इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर में अगर इर्रेशनल नंबर को प्लस किया जाए तो ये पूरा का पूरा एक इर्रेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर में से इर्रेशनल को माइनस करो तो भी इर्रेशनल आता है, इर्रेशनल में से रैशनल को माइनस करो तो भी इर्रेशनल आता है, रैशनल और इर्रेशनल का मल्टीप्लाई करो तो भी इर्रेशनल आता है। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि अगर इर्रेशनल और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई किया जाए तो इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। कैसे? अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया जाए, √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए आंसर आएगा 2, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए रूट में आएगा 6, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। समझ में आया? समझ में आई ये बात? इसका आंसर कितना आएगा? 3 × 2 जो भी है। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि दो इर्रेशनल नंबर मिला के रैशनल नंबर ही हो, दो इर्रेशनल का मल्टीप्लाई रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। I × I भी हो सकता है या फिर रैशनल भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां पे नंबर रैशनल हो, वो है अगर दोनों इर्रेशनल का मल्टीप्लाई हो। और कहीं किसी भी ऑपरेशन में अगर इर्रेशनल आ गया है तो आंसर जो है वो इर्रेशनल ही होगा। समझ में आ गई वैल्यू? सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर इर्रेशनल का इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक पॉसिबिलिटी है कि आंसर रैशनल हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे जो है ये जो हमारे रियल नंबर हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सारे इंटीजर्स दिए गए हैं, 0 नेगेटिव नंबर्स डिस्कस कर चुके हैं हम, पॉजिटिव नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 0 को मिला के होल नंबर होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें ये वाला पार्ट थोड़ा डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रैशनल होते हैं, जैसे कि 1/2। अगर इनकी पॉइंट में वैल्यू निकाली जाए, डेसिमल में वैल्यू निकाली जाए, तो 1/2 की वैल्यू होती है 0.50। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल है, इसका जो नंबर डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हुई हैं, मतलब 50 के आगे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये टर्मिनेट है। एक वैल्यू बताता हूं, जैसे आंसर आपको एग्जांपल के लिए 1/3 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो कितना होता है 0.33333333, कितना भी लिखते जाओ ये बंद नहीं होगा, मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग लिखते हैं, तो ये वाला नंबर हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। 1/2 हमारा टर्मिनेटिंग है, 1/3 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दो टाइप के हमारे जो है डेसिमल नंबर्स होते हैं। एक हुआ टर्मिनेटिंग के जिनकी वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि कुछ टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर कुछ ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, अभी मैंने आपको बताया 0.3333, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट हो रहा है, मतलब 333333 रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। मतलब रैशनल नंबर ठीक है, हो सकता है कि वो टर्मिनेट ना हो लेकिन वो रिपीट होते हैं, तो उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन जो भी इरैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब वो रुकते ही नहीं है, और ऊपर से वो रिपीट भी नहीं होते, मतलब उनकी वैल्यू ही डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। मतलब जैसे ये नंबर है 1.2315998765, आगे भी ये बढ़ता जाएगा, कुछ एक रिपीट होने का पैटर्न इसमें नहीं मिलता है। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसीलिए इनको P/Q के फॉर्म में भी हम नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट इनकी वैल्यू ही नहीं पता होती है, इसलिए ये नंबर होते हैं सारे इरैशनल। ठीक है, तो ये आपको डीप में समझ में आया रैशनल नंबर इरैशनल क्या होते हैं। लेकिन समझने के लिए आपको सिर्फ इतना रखना है कि जिनको भी हम इंटीजर बाय इंटीजर डिफाइन कर सकें वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। समझ में आया? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि हमारा रैशनल नंबर क्या होता है और इरैशनल क्या होता है। दूसरी चीज, इस थ्योरम को देखते हैं। ठीक है, let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। ये थ्योरम बहुत जगह आपको यूज होने वाली है। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। ठीक है, मान लो कोई एक नंबर है a। ठीक है, कोई एक नंबर है a। मैंने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पढ़ी थी, उसमें हमें यह बताया गया था किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर को हम उसके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं जहां पे हर एक जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा। मतलब किसी को भी हम उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे x y z प्राइम फैक्टर्स हैं a के, तो मान लो a के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो x y z हैं। ठीक है, जहां पे x प्राइम नंबर है, y प्राइम नंबर है, z प्राइम नंबर है। समझ में आया? किसी भी नंबर को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो पूरा नंबर है
इस पूरे नंबर को x भी डिवाइड करता है पूरा पूरा, y भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, z भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 30 को हम लेते हैं, ठीक है, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो ये होता है 2 × 3 × 5, ठीक है। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 3 2 6, 6 5 30, मतलब 30 को 2 भी डिवाइड करता है, 30 को 3 भी डिवाइड करता है, 30 को 5 भी डिवाइड करता है। ये बात हमें दिखी। इसी तरीके से अगर किसी भी चीज को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि a को x भी डिवाइड कर सकता है, a को y भी डिवाइड कर सकता है और a को z भी डिवाइड कर सकता है। अगर इस चीज को मैं प्रूव करने जाऊं तो a को क्या लिख सकते हैं, a/x = yz, और y और z अगर प्राइम नंबर्स हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर होगा, और अगर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब है a/x, x जो है a को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से a/y भी x × z होगा, मतलब एक इंटीजर है, मतलब ये a को y पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से a को जो है z भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा, मतलब a के अगर ये फैक्टर्स हैं तो ये जो सारे नंबर्स हैं वो a को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने a लिया, यहां पे हमने a लिया x y z, अगर हम इसको a² कर दें, अगर हम इसको a² कर दें तो यहां पे x y z × x y z नहीं हो जाएगा, जहां पे x y z जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, यहां पे मैं इसको यहां लिखता हूं, ठीक है, a = x y z मैं यहां लिखता हूं, x y z में यहां लिखता हूं, ये इनटू में है, ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो a² क्या इस तरीके से नहीं हो जाएगा, ठीक है, और a² x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी नंबर का अगर स्क्वायर है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी यही होगा, एक यूनिक तरीका। मतलब अगर ये जो a² है इसको x भी डिवाइड कर रहा है, y भी डिवाइड करता है, z भी डिवाइड करता है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। जिस तरीके से मैंने वो बताया कि a² को अभी भी x भी डिवाइड करेगा, y भी डिवाइड करेगा, z भी डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे a² अपॉन अगर x कर दो तो यहाँ पे x × y² z² आएगा, जो कि ये एक इंटीजर आएगा, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं, इनका स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन भी एक इंटीजर आएगा। अगर ये इंटीजर आ रहा है तो a² अपॉन x भी इंटीजर ही होगा, मतलब x जो है वो a² को डिवाइड करता है। इसी तरीके से यहाँ पे y को लिख सकते हैं a² y बाय यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। इस तरीके से a² को x भी डिवाइड करेगा, y भी डिवाइड करेगा, z भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रही चीजें कि अगर तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि अगर a² को कोई एक नंबर डिवाइड कर रहा है x या फिर y या फिर z, और ये उसका जो है वो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है मतलब a² में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर a² x y z इसको डिवाइड कर सकता है तो a भी जो है वो x y z को डिवाइड करेगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि a को अगर x y z लिख सकते हैं तो a² ही x² y² z² ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है किसी भी नंबर का, ठीक है। तो अगर a² को x y z डिवाइड कर रहे हैं तो a को भी x y z डिवाइड करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे जो मैंने दिखा था कि अगर 30 को 2 × 3 × 5 डिवाइड कर रहे हैं तो 30 का जो स्क्वायर होगा, मतलब 30 का स्क्वायर 900, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2² × 3²
इंटू 5 स्क्वायर ही होगा। तो 900 को अगर 2 स्क्वायर डिवाइड करता है, 3 स्क्वायर डिवाइड करता है, 5 स्क्वायर डिवाइड करता है, या फिर 900 को 2, 3, 5 अगर डिवाइड करते हैं तो 30 को भी 2, 3, 5 डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर आती है। तो इस थ्योरम में यही है, इस थ्योरम का मतलब यही है कि अगर ए स्क्वायर को p डिवाइड करता है, जहां की p एक प्राइम नंबर है, मतलब ए स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें p आएगा। तो अगर ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में p आ रहा है तो a के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी p आएगा। इसका मतलब a भी p को डिवाइड करेगा। इतनी सी बात समझने की है। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट में एकदम शुरू में बोलता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आएगा कि अगर ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में p आ रहा है, इसका मतलब p उसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में p आएगा तो a के प्राइम फैक्टराइजेशन में p का आना जरूरी है। और a के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर p का आना जरूरी है, इसका मतलब ये होता है कि a p को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, किसी भी नंबर का जैसे 49, 49 का चलो सिंगल वो है। ठीक है, 81 हम ले लेते हैं जो कि 9 का स्क्वायर है। ठीक है, 81 के अगर हम फैक्टर्स देखें, जो होता है 9 इंटू 9। ठीक है, 81 के हम यहाँ फैक्टर लेते हैं। ठीक है, ये हो सकता है 9 इंटू 9। ठीक है, 3 की पावर 4 होगा ये। ठीक है, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो। 3 अगर एक ऐसा नंबर है जो 81 को डिवाइड कर रहा है तो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 9, तो जो 3 है वो 9 को भी डिवाइड कर रहा होगा। क्योंकि 9 के फैक्टराइजेशन में 3 का आना तय है, तो 81 के फैक्टराइजेशन में भी 3 का आना तय है। तो 81 के फैक्टराइजेशन में अगर 3 आ रहा है तो इसके स्क्वायर रूट के फैक्टराइजेशन में भी 3 आएगा। समझ में आ गई? तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर उससे डिवाइड भी होगा। मतलब इतनी सी बात है कि अगर ए स्क्वायर p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि a भी p को डिवाइड करेगा, जहां p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो जरूर इसके फैक्टराइजेशन में आ रहा होगा। ठीक है, ये थ्योरम हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमें इसका एक प्रूव करना है। ठीक है, और हर साल एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पे हमें इर्रेशनलिटी ऑफ द नंबर प्रूव करनी होगी। या तो रूट 2 होगा, या रूट 3 होगा, या रूट 5 होगा, या फिर कोई और नंबर्स आ जाएगा रूट में जिसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना होगा। ठीक है, तो उसे हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। एक मेथड हमें यूज करनी होगी, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि जो चीज हमें प्रूव करनी होती है हम मान लेते हैं कि उसका उल्टा सही है। ठीक है, जैसे हमें बोला गया है कि प्रूफ करो कि रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम रूट 2 को रैशनल नंबर मान लेते हैं ना। एक काम करते हैं, आप बोल रहे हो ना कि रूट 2 इर्रेशनल है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। अब अगर इसने कहीं पे भी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में गड़बड़ कर दी, इसका मतलब हमने ये अजम्पशन गलत मांगा है। इसका मतलब ये है कि ये इर्रेशनल नंबर था। समझ में आई बात? अगर इसने किसी भी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को मानने से मना कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर है ही नहीं, ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये हुआ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी दिया हो अगर उसे इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम मान लेंगे कि वो रैशनल है, और फिर रैशनल की प्रॉपर्टी जिस पे अप्लाई करेंगे, और अगर ये मना कर देता है उनको फॉलो करने से, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा था कि मैं रैशनल नंबर हूं। समझ में आया? चलो ठीक है, तो मान लिया रूट 2 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब यह हुआ कि रूट 2 को हम लिख सकते हैं इंटीजर अपॉन इंटीजर, जहां पे q की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका मतलब ये होता है कि p और q जो है वो को प्राइम्स हैं। ठीक है, और p और q का HCF 1 है।
HCF ऑफ P और Q इक्वल टू 1। ये बात किसी को हजम नहीं हुई होगी, हो सकता है, ठीक है। मैं किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू की बात कर लेता हूं, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन ले लो, अपना 32 अपॉन मान लो 46, ठीक है। 32 अपॉन 46 कोई भी एक फ्रैक्शन नंबर ले लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम जब तक इसको काटते रहेंगे जब तक ये एकदम सिंपल फॉर्म में ना आ जाए, मतलब छोटे नंबरों में ना आ जाए, तो हम इसको काटना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको हमने काटा 2 से कटेगा, तो ये 2 से कट के कितना हुआ 16, 46 2 से कट के कितना हुआ 23। अरे यार एक ही बार में मिल गया। एक ही बार में ऐसे नंबर मिल गए जो अब आगे नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं 48 और अपन 16 को लेते हैं, ठीक है। अब ये 48 और 16 है, ठीक है। 16 नहीं, एक काम करते हैं, रुको, हम नंबर लेते हैं अपना 48 और 28 ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसको फर्दर काटते हैं। इसको काटा मैंने कितने से काटा, 2 से काटा, तो ये बचा 24, ये हुआ 14। फिर से 2 से कटेंगे, कितना हुआ 12, ये हुआ 7। अरे यार फिर से ये नहीं कट रहा है ना। मतलब आप ये देख रहे हो, कोई भी अगर रैशनल दिया हो, अगर उसको हम काटते चले जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां वो फर्दर नहीं कट रहा होगा, और इसको बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। बचपन की क्लास में हमने पढ़े होंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर आप देखोगे, जैसे 12:7, यहां पे 12 और 7 दो ऐसे नंबर होते हैं जहां पे 12 का कोई भी फैक्टर और 7 का कोई भी फैक्टर इक्वल नहीं होता है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहां 12 भी कटे और 7 भी कटे। अगर कटवा होता तो हम और नहीं काट देते, जैसे वहां काटा, नहीं कट रहा, इसीलिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। और सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका मतलब ही यही हुआ कि इनके बीच का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। समझ में आई बात समझ में आई कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब वही होता है कि उन दोनों का आपस में कोई और फैक्टर नहीं है। जैसे यहाँ पे 12 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 12 7 के रिस्पेक्ट में जो है प्राइम की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि 7 और 12 में कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। मतलब आपस में अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो वो कोप्राइम हो गए। अगर कोई भी नंबर P और Q रैशनल नंबर है जहां पे P और Q कोप्राइम है, क्योंकि किसी भी डिवीजन के नंबर को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओ तो वो कोप्राइम होते हैं, मतलब P और Q कोप्राइम है, ठीक है। मतलब √2 अगर रैशनल नंबर है और उसको हम P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q 0 के इक्वल नहीं है और जो HCF ऑफ P और Q या फिर P और Q कोप्राइम है, ये प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, ठीक है। अगर ये शो करता होगा तो ठीक है भैया, तुमको मान लिया हमने कि तुम रैशनल नंबर अगर नहीं करते हो, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक इर्रेशनल नंबर हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मतलब ये हुआ कि √2 को हम लिख सकते हैं P इक्वल टू √2 इंटू क्यू स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये Q को मैं उधर ले गया, P स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू क्यू स्क्वायर ले गया, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, P स्क्वायर हो गया 2Q स्क्वायर, ठीक है। P स्क्वायर हो गया 2Q स्क्वायर, ठीक है। और P स्क्वायर अपॉन 2 कितना हुआ Q स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब आप यहां पे देख रहे हो एक चीज यहां पे देख रहे हो कि P स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो Q स्क्वायर एक इंटीजर आ रहा है। मतलब P स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड करने पे एक इंटीजर दे रहा है, मतलब P स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो P भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। P स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो P भी 2 से डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होने का मतलब है कि ये एक इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ गया
p/2 एक इंटीजर है, मतलब p जो है वो 2 से डिविजिबल है। समझ में आई बात? ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब p/2 इक्वल टू c, p को हम लिख सकते हैं 2c, 2 इधर चला गया c। अब यहां पे जो है हम यहां पे इस वैल्यू को रख देते हैं, p स्क्वायर में ये वैल्यू हम रख देते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करो, p स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 4c स्क्वायर। p स्क्वायर कितने किसके बराबर है 2q स्क्वायर के बराबर है। यहां से 2q स्क्वायर लिखा, 4c स्क्वायर लिखा। ठीक है, यहां से q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, q स्क्वायर की वैल्यू आई 2c स्क्वायर, क्योंकि ये 2 डिवाइड में जाके वहां 4/2 हो गया। ठीक है, अब q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। यहां पे इसका मतलब ये हुआ, यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक इंटीजर वैल्यू आ रही है c स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि c एक इंटीजर था, तो q स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। समझ में आ रही है? q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तभी तो एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी q भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। मान लो कोई एक इंटीजर आ रहा है d, समझ में आई? मतलब q भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p को हम लिख सकते हैं 2 इंटू सी और q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू डी। c और d यहां पे कोई भी इंटीजर हुए, इसका मतलब ये हुआ p जो है वो p और q में 2 एक कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि p और q का एक कॉमन फैक्टर निकला 2। लेकिन भैया ये क्या हो गया, हमने तो बोला था कि तुम एक प्राइम वो हो, रैशनल नंबर हो जो कि आपस में को प्राइम हो, और आपका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और यहां हमने अभी चोर को पकड़ा और ये पकड़ा कि हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो 2 भी निकल रहा है। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब आप रैशनल नहीं हो, आप इर्रेशनल नंबर हो। समझ में आया? इस तरीके से जो है हम प्रूफ करेंगे किसी भी क्वेश्चन को कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है, समझ में आया? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, किसी भी बुक में आपको ये इसका सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें मान लेना है कि √2 इज अ रैशनल नंबर, p अपॉन q के फॉर्म में उसको कर दिया। अब कहीं ना कहीं से इनको जो है इनका जो फैक्टर है एक कॉमन फैक्टर हम शो कर देना है। √2 दिया होगा तो 2 एक कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, √3 दिया होगा तो 3 एक कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो है p इक्वल टू 3c आ जाएगा। और √5 दिया होगा तो इसी तरीके से जो है 5 कॉमन फैक्टर निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, √2 आए, √3 आए या फिर √5 आए। ठीक है, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, ये बोला मैंने 3 एक कॉमन फैक्टर आएगा, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक की प्रैक्टिस करके जानी है, सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, रूट वाली जो वैल्यूज हैं किसी के भी फॉर्म में किसी के साथ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी और प्रूव करना होगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। इस केस में अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें उसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले से पता है कि √2 √3 √5 ये इर्रेशनल नंबर हैं। ये हम पहले से बोल सकते हैं कि हाँ हमें ये पता है, लेकिन प्रूव ये करना है कि क्या ये भी इर्रेशनल नंबर है। हमें तो वैसे पता है कि इर्रेशनल नंबर किसी के साथ भी प्लस माइनस डिवाइड होता है तो वो एक इर्रेशनल नंबर ही होता है, लेकिन प्रूफ करना हो तो हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं, हम इसका प्रूफ ऐसे करते हैं कि मान लो 5 माइनस √3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो हम उसको इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करना है, रैशनल नंबर को एक साइड कर लो, इर्रेशनल को एक साइड कर लो। ठीक है, √3 को इधर ले जाओ, 5 माइनस p/q इक्वल टू √3, q को इधर करो 5q माइनस p अपॉन q इक्वल टू √3। अब इस पार्ट को ध्यान से देखो, इस पार्ट में ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर माइनस हुआ, क्या आया इंटीजर,
नीचे q ऑलरेडी एक इंटीजर है, मतलब ये पूरा पार्ट जो है ये इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। और अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो √3 हमें पता है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, और क्योंकि इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है, ये हमने गलत अज्यूम किया था। दैट्स प्रूफ कि 5 - √3 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। एकदम हलवा सवाल है और आराम से ये 2-3 मार्क्स आपको दे के जाएंगे और एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो हमने डिटेल में ये चीज देख ली, इसका सॉल्यूशन भी आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट अलग किए, ये हमारा रैशनल है हमें पता है, ये हमारा इर्रेशनल है, और इर्रेशनल कुड नॉट बी इक्वल टू रैशनल, ठीक है, ओके। इसी तरीके से 3√2 को भी हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। हम इसको p/q के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इस साइड में कहीं ना कहीं हम √2 ले आएंगे, ये वाला पार्ट पूरा रैशनल हो जाएगा, ये इर्रेशनल हो जाएगा। सेम कमेंट हम कर देंगे कि हमारा रैशनल और इर्रेशनल इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सो यहाँ हमारा जो है हमारा पहला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। जैसे कि हमने पहले ही लेक्चर में आपसे वादा किया था कि हम बहुत क्रिस्प तरीके से जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हमने सिर्फ 3 वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को कवर कर दिया है। मतलब किसी भी बच्चे ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हो अभी तक, वो भी अगर ये 3 वीडियो सिर्फ देख ले तो उसका पूरा जो रियल नंबर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ 10th के लिए नहीं, फ्यूचर में जो मैथ्स पढ़ने वाला है, पूरी मैथ्स के लिए जो है उसका रियल नंबर बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट में बताएं, ठीक है। और साथ में मैंने ये सोचा है कि अब एक सेशन हम ऐसा रखेंगे कि जिसमें हम रियल नंबर से रिलेटेड सारे के सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। उनको करने का मकसद सिर्फ हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करना रहेगा। मतलब हमने इन 3 लेक्चर्स में जो भी पढ़ा है, तो क्या सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं? हम सारे पुराने 10 साल के जो है क्वेश्चन अगली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा ये मेक श्योर हो जाएगा कि रियल नंबर में से अब कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी भी जिंदगी में रियल नंबर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको करने से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस, एंड लगे रहें पढ़ने में, ठीक है। और हमें भी फॉलो करते रहें, आपको और बेहतर जो है यहाँ पे वीडियोस आगे के चैप्टर्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी चीज आपकी नहीं छूटेगी, हर चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। कैसा लगा आपको पहला चैप्टर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। Thank you and keep learning with us. Keep learning with Pradesh Education. Okay? Thank you.